नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी कमोडिटी बोर्डरूम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं कमोडिटी बोर्डरूम। कमोडिटी बोर्डरूम के अंदर में सबसे बड़ी इस वक्त जो खबर निकल करके आ रही है वो यही है कि सीज फायर के ऊपर पे एक बार फिर से क्या सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लेबनान और जो इजराइल के बीच के अंदर में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के इस समय पर फिर से तलवारें एक दूसरे के सामने खिंच गई हैं। क्या फिर से यहां पर जो वार्ता शुक्रवार को इस्लामाबाद के अंदर में एक पॉजिटिव नोट के साथ में शुरू होनी थी, उसके पहले ही काले बादल यहां पर मंडराते हुए दिखाई देने लगे हैं। और साथ ही ट्रंप जी की जो स्टेटमेंट्स लगातार आती हैं अग्रेसिव, जो केवल किसी दूसरे देश को नहीं पूरी दुनिया को ही असमंजस की स्थिति के अंदर में डाल देती है। ग्रीनलैंड को लेकर के फिर आया उनका बयान, इसके क्या मायने समझे। बाजारों ने तो यहां पर रिएक्ट करना दोबारा से शुरू कर दिया। बुधवार को लग रहा था कि ठीक है, अब ईरान और अमेरिका समझ चुके हैं, सीज फायर हो चुका है और अब युद्ध जैसे हालात नहीं होंगे, उस पर एक फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप नहीं तो कम से कम पूर्ण विराम हो सकता है कि लग जाए। ना फुल स्टॉप लगा ना पूर्ण विराम लगा। तो यहां पर आकर के अब क्या स्थितियां बनेंगी, क्या फिर से सोना चांदी यहां पर माइनस के अंदर में आएंगे। जो हमने बुधवार को बढ़त देखी थी सोने और चांदी की कीमतों के अंदर, शेयर बाजारों के अंदर में, मेटल सेगमेंट के अंदर में, तो क्या यहां पर फिर से हम ये मान करके चलें कि वापस से मंदा आ सकता है, गिरावट आ सकती है। कच्चा तेल जो $120 के आसपास से घूम करके वापस नीचे आया, उसमें कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, 15% से ज्यादा की करेक्शन थी। वहां पर आज फिर से हम हरा निशान देख रहे हैं। फिर से ईरान का जो हॉर्मुज को लेकर के स्टेप है, वो इसके क्या मायने समझे। क्या ये तलवारें अब कभी अंदर नहीं जाएंगी म्यान में, या फिर ये म्यान में जाती दिखाई देंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटीज से। आप डायरेक्टर हैं केडिया कमोडिटीज के और साथ ही सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट हैं। आपका स्वागत है अजय। और साथ ही अनुज गुप्ता है हमारे साथ में, सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट है। अनुज, आपका भी स्वागत है कमोडिटी बोर्डरूम के अंदर में। अनुज, सबसे पहले आपके पास क्या लगता है आपको, एक उम्मीद की किरण जगी थी बुधवार की बिल्कुल सुबह सुबह जब भारत के अंदर में सवेरा हुआ, सूरज की पहली किरण निकली तो उम्मीद जगी। इसी के साथ ही कि अब ईरान और अमेरिका के अंदर में सीज फायर हो गया है और कम से कम 2 हफ्ते का तो सीज फायर है और ये सीज फायर आगे कंटिन्यूएशन के अंदर में आगे बढ़ भी सकता है। अब ईरान की भी 10 कंडीशंस हैं और जिस तरीके के दोनों के स्टेटमेंट्स आने लगे थे सीज फायर की स्टेटमेंट के बाद में, तो वहां पर हालांकि ये लगने तो जरूर लगा था कि कुछ ना कुछ जरूर अब फिर दोबारा होगा, क्योंकि दोनों ही अग्रेसिव मोड के अंदर में एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए बयानबाजियां कर रहे थे। चाहे वो ईरान हो चाहे अमेरिका हो, दोनों जीत का सहरा अपने सर के ऊपर डाल रहे थे। अब बात यह निकल करके आ गई कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर पे फिर हमला कर दिया। अब ईरान ने फिर तलवार खींच दी है कि जी लेबनान की और इजराइल की जो सीज फायर है वो जब तक नहीं हो जाती तब तक हॉर्मुज के दरवाजे नहीं खुलेंगे। और फिर से उसका ईरान का स्टेप। अब इसको किस मायने के अंदर समझें। क्या ये मायना समझे कि हर गिरते हुए कच्चे तेल की प्राइसेस के अंदर में कच्चे तेल की बाइंग कर ली जाए और हर ऊपरी स्तर के ऊपर पे सोना चांदी के अंदर में बिकवाली की जाए, क्योंकि ये तो ऐसा ही चलना है अब। बिल्कुल सुरेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो सकता है कि अब जो लड़ाई होगी वो विचारों की होगी और कमेंट्स की होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए कि कल जो उन्होंने सीज फायर का अनाउंस किया, उसको 24 घंटे भी नहीं बीते थे, वहां पर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इजराइल भी बोला कि भाई ऐसे आप कैसे सीज फायर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो वॉर सिचुएशन है वहां पे क्रिएट हो गई है। तो वहां पे यूएस और ईरान ने आपस में तो कर लिया, बट इजराइल और लेबनान का जो इशू है वो अभी तक वहां पर अटका हुआ है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो इशू है ये भी आगे कंटिन्यू रहेगा। हालांकि दोनों ने अपनी शर्तें लिखकर भेजी हैं, मगर मुझे लगता नहीं है कि दोनों यहाँ पर शर्त मानते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टर्म्स का जो स्टेटमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि भाई एक तो आप न्यूक्लियर पावर नहीं रख सकते और जो भी चीजें होंगी वो सब क्लियर होंगी, ऐसे खाली हवा में बातें नहीं होंगी। ईरान भी यही कह रहा है कि अगर आप कोई भी डील करते हो तो वो फाइनल डील होनी चाहिए, तभी हम अपनी जो ट्रूप्स को पीछे करेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका यहाँ पर मानने वाला है, क्योंकि अमेरिका की जो रणनीति रही है वो बिल्कुल रही है कि अगर वहां पे कहीं पर भी वॉर करता है उसको फिर वो सुपरमेसी वहां पे बना लेता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो सेंटीमेंट है ये अभी
रहेंगे और एक राजनीतिक दावपेच सा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से क्रूड के प्राइस एलिवेटेड होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, प्लस अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल भी दिया तब भी वो टोल की बात कर रहे हैं, तो टोल की वजह से भी कहीं ना कहीं जो कॉस्टिंग है वो क्रूड की बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड होते हुए नजर आएंगे। हालांकि कल 11% के आसपास क्रूड के भाव करेक्ट हुए थे, मगर वापस आज उसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। जी अजय, आपको क्या लगता है कि ईरान के साथ में इस समय पर जो भी चल रहा है, और ये पूरी दुनिया के लिए हालांकि एक तो चिंता का विषय बन ही चुका है, और जो स्टेटमेंट्स लगातार बदल रही हैं, जो एक्शंस लगातार बदल रहे हैं, हालांकि अमेरिका ने कहा कि जी हम ईरान को फिर से खड़ा करने में उसके मदद करेंगे, यानी कि वो इनडायरेक्ट वे के अंदर में ये कहना चाह रहा है कि जी ईरान के अंदर में अमेरिका अब फुल्ली एक्टिव होगा और ईरान को अमेरिका की सारी बातें माननी पड़ेंगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अपने दम के ऊपर पे वापस से फिर से खड़े होंगे, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, ईरान ने हालांकि ये भी चौंकाया है कि 42 दिन से लगातार अमेरिका और इजराइल तो पता नहीं कितनी बार जीत गए ईरान से, और हर बार जब भी स्टेटमेंट आई है तो ट्रंप ने यही कहा है कि हम जीत गए, हमने उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया, हमने उनकी ग्राउंड फोर्सेस को ख़त्म कर दिया, हमने उनके एयर मार्शल्स ख़त्म कर दिए, उनकी जो वायु शक्ति है उसको निस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि अमेरिका के जहाज़ क्रैश हो रहे हैं, उस पर अटैक हो रहा है। तो जिस तरीके की स्टेटमेंट्स, ये तो दुनिया जान गई कि जी अमेरिका और इजराइल ने पूरी दमखम लगाया, 42 दिन से उसको झुका नहीं पाए। तो क्या ये एक ट्रैप भी हो सकता है जो कल खेला गया ट्रंप के द्वारा कि जी थोड़ा सा शांति रखी जाए और एक स्टेप पीछे किया जाए और उसके बाद फिर से गिद्ध की तरह ईरान के ऊपर पे हमला कर दिया जाए? तो क्या इस बात का एक अंदेशा है? क्या वाकई के अंदर में ईरान का जो डर है कि अमेरिका के ऊपर पे कतई भरोसा नहीं किया जा सकता और उसकी स्टेटमेंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पलट करके फिर से वार करेगा, तो इसको किस मायने से समझें और बाजार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा? नमस्कार सूरज जी। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड जैसे बीच में कुछ स्टोरी ऐसी चल रही थी कि यूएस की दुश्मनी भी अच्छी नहीं है और यूएस की दोस्ती तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, और उसी पे हमने देखा यस ये हो सकता है एक ट्रैप है, बिकॉज 2 हफ्ते का जो पॉज बताया जा रहा है अब उसमें हो सकता है कि ये रिफलिंग का काम कर रही है, यूएस रणनीति बनाए, और ईरान के लिए भी इसलिए हामी समझ में आती है कि जो पिछले 35-40 दिन से जो युद्ध चल रहा है वहां पे रिफलिंग वापस हो पाए। क्योंकि आज आप देखिए जो इस युद्ध में यूएस को लाया था वो था इजराइल, और इजराइल ने कल मॉर्निंग में ही बता दिया था कि भाई जो ये सीज फायर हुई उसमें लिबनान का कोई पॉइंट ही नहीं है, जबकि ईरान बोल रहे नहीं नहीं इसका तो पॉइंट था, अगर हमारे अलायंस पे भी अगर हमला होता है तो ये सीज फायर है। तो मुझे लगता है ये चीज एज ऑफ नाउ इस लेवल पे पहुंच चुकी है। कल कल जाकर हमें समझ में आएगा पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो बैठक है जेडी वेंस वहां पे जाते हैं क्या डिस्कशंस निकल कर आता है। बट कुल मिला के ये है कि यूएस की स्थिति जो है इस वक्त, जो सोच रहे थे कि बहुत ही इजी टारगेट रहेगा ईरान, वो वैसा नहीं है, और वो कहीं ना कहीं दबाव अब जो बन रहा है वो यूएस पे ज्यादा बन रहा है, क्योंकि ईरान को एक चीज तो पता है कि मैं जीत नहीं सकता, मैं इसको लंबा खींच सकता हूँ। जैसे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स करने की बात की तो इन्होंने जो ह्यूमन चेन बनाना चालू किया है उससे ही सीधा समझ में आने लग जाता है कि ईरान इस वक्त चाहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा पॉज भी हो, और यूएस भी चाहता है, और यूएस एग्जिट चाहता है। तो मुझे लगता है अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी, अनसर्टेनिटी कंटिन्यूएशन के अंदर में बनी हुई रहेगी। लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या इस समय पर इस माहौल के अंदर में, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो ये समझ में आ रही थी पहले कि जी दोनों देश लड़ रहे हैं और दोनों देशों की लड़ाई अब लंबी चलेगी, उसमें समझ में आ रहा था इन्वेस्टर को भी कि भैया सोना चांदी बेच करके चलो, कच्चा तेल खरीद करके चलो कि हार्मुज बंद रहेगा, उससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, और ऐसा हो भी रहा था और हमने इसका इम्पैक्ट भी देखा। लेकिन अब इन्वेस्टर को समझ ही नहीं आ रहा है कि लॉन्ग टर्म जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है, एक दिन के लिए जाना है, कुछ घंटे के लिए जाना है। मतलब एंट्री करते ही पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट आ जाएगी, ये भी नहीं पता चल रहा। तो इसको किस नज़र से देखें? अभी बाजार से दूरी बना करके रखें? देखिए 2 साल 2.5 साल पहले तो ये था कि इन्वेस्टर सोने में थे ही नहीं, हम कंज्यूमर थे। बट जिस ढंग से हमने देखा मोमेंटम भी बना, लोगों को समझ में आया कि सोने में पैसा बनता है, लेकिन इस तरीके से बनता है ये नहीं पता था कि 2 साल के अंदर जो हमने डबल होते हुए देखा, चांदी में ट्रिपल होते हुए देखा,
तो लोगों को ये समझ में आ गया ऐसी वॉलिडिटी है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो इवेंट्स हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ऊपर, क्योंकि पिछले साल से ये चालू हो चुका था, पहले हमने देखा टैरिफ के ऊपर चल रहा था, अब वॉर के ऊपर चल रहा है, और जो वॉलिडिटी है वो कभी इन्वेस्टर ने देखी नहीं। गोल्ड में देखिए वॉलिडिटी, इक्विटी में, क्रिप्टो में हमने देखी है, बट सोना चांदी इस तरीके से मूव करे ये किसी ने नहीं देखा कि एक ही साल में 57% चांदी टूट जाए और फिर भी हम लॉन्ग टर्म की बातें करें। तो आई थिंक छोटे इन्वेस्टर को थोड़ा वेट करना चाहिए, अंदर अनटिल यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती, थोड़ा वेट करके चलिए। कारण उसका ये भी है, एक चीज आप मान के चलिए, परफेक्टली सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए 2008 में विश्वव्यापी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब जनवरी फरवरी में इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ और 6 महीने के बाद सोने चांदी में जो तेजी स्टार्ट हुई, $600 से $1920 की तेजी आई थी 2011 अप्रैल तक। ऐसे ही कुछ हाल 2022 में देखा, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था मार्च में, और हमने देखा सितंबर 2022 में $1640 से सोना बढ़ना स्टार्ट हुआ, जो 5600 का हाई लगाता है। तो मुझे लगता है ये वॉर के बाद भी सोने और चांदी में एक जबरदस्त तेजी की तैयारी होगी, बट उसके लिए अभी भी 4-6 महीना लगेगा, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा वेट कीजिए, एसआईपी का उपयोग कीजिए, नीचे में 1, 20, 25 आता है वहां पे आप ऐड कीजिए, वो एक फेयर प्राइस रहेगा। बट करंटली तो मुझे लगता है वॉलिडिटी एक्सट्रीम है। कल हम बात कर रहे थे कि अब तो सीज फायर हो गया, सोना बढ़ जाएगा, और आज हमने देखा सीज फायर ब्रेक हुआ और सोना 47 पे आ गया। तो ये वॉलिडिटी तो कंटिन्यू चलनी चाहिए, जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तो वॉलिडिटी रहेगी रहेगी। अनुज, अगर मैं एक साल का पूरा ये अगर हम मोमेंटम देखें तो $2,983 से बाजार शुरू हुआ था। एक साल पहले $2,983 का हमने लेवल देखा था, $5,626 का हमने हाई लगते हुए देखा। फिर उसके बाद 25 मार्च को हमने $4,100 के आसपास बाजार को घूमते हुए देखा, यानी कि $1,500 ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुआ बाजार, और $5,626 लगा करके $1,500 उसमें से निकल गए और $4,100 से वापस से इसने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद में 25 मार्च से लेकर के आज अगर हम 9 अप्रैल के अंदर में बात कर रहे हैं तो तकरीबन $700 के दरमियान ही बाजार जो है, 700 भी नहीं कहूंगा, ये तकरीबन 600, $550-600 के दरमियान ही बाजार घूम रहे हैं। तो क्या ये माने कि अब बाजार ने एक रेंज पकड़ी हुई है और इसी रेंज के दरमियान बस खरीदी बेची करते चले जाएं, ऊपर से बेचें, $4700 के आसपास जब भी बाजार आए, $4800 के आसपास जब भी बाजार आए बेच दीजिए, नीचे में जब भी $4200-4300 मिले तो वहां से खरीदारी कर लीजिए, नहीं तो $100 खा लीजिए, $4600 तो दिख ही जाता है। तो इसको क्या मायने समझें? क्या इसी दायरे के अंदर में बाजार ट्रैवल करेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, बेचकर को तो कतई मत चलें, गलती कर लेंगे, सोने के अंदर में अगर बिकवाली करके चले तो ये बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसमें तेजी आनी ही आनी है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरे साल का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो प्राइस एक रेंज में बन गए हैं, और पिछले दिनों में हमने जो गिरावट आती हुई देखी थी कि ऑलमोस्ट $4100 या $4,099 के आसपास तक, और ऊपर में करीबन $5600, तो ये एक ब्रॉड रेंज बन गई है $1500 की। मुझे लगता है कि इस रेंज में ही आपको गोल्ड के भाव मूव करते हुए नजर आएंगे पूरे, अगर हम साल की बात करें। हालांकि अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो हम ये भी देख रहे हैं कि 4100 से लेकर, इवन 4100 भी नहीं, अगर आप देखेंगे तो 4400 से लेकर 4800 के बीच ये रेंज जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म की बन गई, जिसके बीच में हम मोमेंटम होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट है वो हर मिनट चेंज हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि पूरा दिन लगा, वो 1 मिनट में भी अपने स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। वो सोते हुए कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उठते हुए कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो ये बहुत जल्दी स्टेटमेंट चेंज होता है, और उसकी वजह से मार्केट में वॉलिडिटी बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म ही आपको ट्रेडिंग पर अभी ध्यान रखना चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन को कैरी नहीं करना चाहिए, और जो रेंज बन गई है उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड सेटअप बनाने चाहिए। ओके, और कच्चे तेल को लेकर के देखिए कच्चे तेल में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेंज बना है। कल हमने बड़ी गिरावट देखी थी, ऑलमोस्ट $90 तक के लेवल आते हुए देखे थे। आज अगेन हम $100 के ऊपर की रेंज बनते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेंज बन गई है, बट जो यहाँ पर मार्केट को अभी ड्राइव कर रहा है वो है ट्रम्प की स्टेटमेंट। तो ट्रम्प की स्टेटमेंट जो भी आती है, या ईरान की स्टेटमेंट जो भी आती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस ड्राइव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो डिमांड सप्लाई की वजह से नहीं है, यहाँ पर केवल स्टेटमेंट्स की वजह से है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से है। तो टोटल जो ध्यान होगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे होगा कि वो कब ओपन होता है और वहाँ की वेसल्स कब निकलते हैं। हालांकि सप्लाईज बहुत हाई है,
अगर आप यूएस के स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो काफी इंक्रीज हुए हैं स्टॉक प्राइस, तो मुझे लगता नहीं है कि वो उस फ्रंट पे कोई इशू है, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इशू है। मुझे लगता है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो फिर भावों में गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे हमने कल गिरावट आते हुए देखी थी। बट फिलहाल जो रेंज बन गई है वो $90 से लेकर $106 के आसपास की रेंज बन गई है। मुझे लगता है कि इस रेंज में क्रूड के भाव मूव करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल अभी जो मार्केट है वो बहुत रेंज बाउंड मार्केट है, बहुत सेंसिटिव मार्केट है और एक रेंज बाउंड मोमेंटम रह सकता है। ओके, और मेटल्स को लेकर के आपको क्या लगता है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड? देखिए मेटल्स के अंदर भी बिल्कुल मिला जुला ही कारोबार देखने को मिला। हालांकि कल हमने कॉपर में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी, तो मेटल्स के अंदर मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। जो भी करेक्शन आता है वहां पे खरीदारी देखने को मिलेगी। अगर हम लेट से बात करें एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पर हमने काफी रेंज बाउंड मोमेंटम होते हुए देखा है, खरीदारी भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो 330 340 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। ऊपर में 360 के ऊपर भाव नहीं जा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 330 से लेकर 360 यहां पर भी रेंज बन गई है। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं पर भी कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो रोज चेंज हो रही है, तो इसलिए मार्केट बहुत दायरे में अटक गया है। क्योंकि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव की आती है तो हम बाउंस बैक आते हुए देखते हैं, और जब नेगेटिव की आती है तो फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो इसलिए हम बहुत उठापटक मार्केट में देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर्स की जगह अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, कॉल या पुट में ट्रेड करते हैं जिनके डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो वहां पर अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। ओके, आपको क्या लगता है केडिया साहब, इस समय पर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, हालांकि इनमें भी एक लाल निशान को फिर से हमने हावी होते हुए देखा है। युद्ध तो चलो चलते रहेंगे, ईरान और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है पिछले 4 साल से, मुझे लगता है कि इसकी भी आदत डाल लेनी चाहिए क्या, और नए रास्ते तलाश कर लेने चाहिए एनर्जी को लेकर के? देखिए मुझे लगता है, देखो बेस मेटल काफी अच्छी तेजी में रहेंगे एनर्जी में और बुलियन में वॉल्टिलिटी है, बट सबसे सेफेस्ट मुझे लगता है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। जहाँ पे कॉपर में मुझे लगता है कि ऊपर में 1220 1240 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, ये नंबर थोड़े से खराब है, जिसकी वजह से है ना हम देख रहे हैं कि थोड़ा जिंक के अंदर भी हम वापस देख रहे हैं 360-70 का लेवल, और एल्यूमिनियम में जो सप्लाई कंसर्न्स है उसके चलते भी मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी आती हुई दिखाई। तो पूरे कमोडिटी पैक के अंदर मुझे लगता है बेस मेटल काफी सेफ रहेंगे। बेस मेटल सेफ रहेंगे, यानी इसमें खरीदारी करके ही चलें क्या? बिल्कुल, देखिए थोड़ा बहुत अभी हो सकता है लेवल्स क्या रह कंसोलिडेशन रहे सकते हैं? मार्केट लेवल में। किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए? देखिए कॉपर की अगर बात करें तो करंटली प्राइजेस 1080 के करीब है, 1180 के करीब है। 1170 पे लीजिए, 1140 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1240 तक का टारगेट मुझे लगता है मंथ एंड तक मिल जाएगा। जिंक के अंदर भी 328 327 के करीब लेके चलिए, ऊपर में 340 तक के लेवल दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम खास करके जो सप्लाई कंसर्न है उसकी वजह से 350 पे लीजिए, 345 के स्टॉप लॉस से 370 तक के भी लेवल मिल जाएंगे। बट पूरे महीने भर में मुझे लगता है बेस मेटल तेज रहेंगे। अल नीनो को लेकर के भी इस समय पर बड़ी खबरें आ रही हैं। मेरा आप दोनों ही एनालिस्ट से सवाल है, क्योंकि मेटल्स के साथ साथ आप एग्री भी बड़ा नजदीक से कवर करते हैं। सुपर अल नीनो ये दस्तक दी है 140, मैं कहूंगा 142 साल के बाद में ऐसा अल नीनो दोबारा बनने लगा है, और ये लंबा भी होगा, इफेक्टिव भी होगा। ऐसी जो वेस्टर्न जो आईएमडी रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं, यूरोपियन सेंटर की जो रिपोर्ट्स आई हैं आईएमडी डिपार्टमेंट्स की उनके, तो उनका ये कहना है कि जो इस बार का जो अल नीनो है काफी प्रभावशाली रहेगा। त्रिपक्षीय यहां पर एक दबाव क्रिएट हो रहा है, उसका इंपैक्ट ये होगा कि समुद्र के अंदर में जो तापमान है वो अमूमन तकरीबन जो सामान्य तापमान हम देखते हैं, अल नीनो तो तब बनता है जब 2-1% ऊपर तापमान चला जाता है, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ हो सकता है कि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए। तो समुद्र का अगर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो सूखे जैसी देश के अंदर में स्थितियां पैदा हो सकती हैं। भारत के उत्तरी भाग के अंदर में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, अमेरिका के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर में भी इफेक्ट दिखाई देगा, और यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका असर साफ तौर के ऊपर पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसी संभावनाएं यहां पर अल नीनो को लेकर के आ रही हैं, और इस बार का अल नीनो सुपर अल नीनो होगा। अजय, आपसे इसके ऊपर पे रिएक्शन क्या लगता है, कितना इंपैक्ट एग्री कमोडिटीज के ऊपर पे दिखाई देगा? अजय, मेरी आवाज आ रही है?
अजय जी से संपर्क टूट गया है। अनुज, आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट हम देख पाएंगे? देखिए, अल नीनो का इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे आता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एग्रीकल्चर के अंदर अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली। हालांकि अल नीनो का जो एक्चुअल जो डेटा है वो मुझे लगता है कि अप्रैल के एंड तक या मई के स्टार्टिंग में आपको आता हुआ दिखाई देगा। बट फिलहाल अभी जो सिचुएशंस बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि अल नीनो अगर आता है तो एग्रीकल्चर मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और हमने देखा भी है पिछले कुछ दिनों में, अगर आप मसालों की बात करेंगे या एडिबल ऑयल की बात करेंगे या दालों की बात करेंगे, तो वहाँ पर उछाल देखने को मिला है। ओके, तो वहां पर इम्पैक्ट दिखाई देने लगा है। वेदर की रिपोर्ट्स का असर दिखाई दे रहा है 94%। हालांकि स्काईमेट ने भी ये कहा है, संभावना जताई है कि 94% अनुमान है कि बारिशें रह सकती हैं। हालांकि ये उस बेस के ऊपर पे है जब सरकार ने जो सामान्य मॉनसून की जो डेफिनेशन है उसके अंदर में बदलाव किए हैं। अगर ये 2021 से पहले के लेवल्स होते तो निश्चित तौर के ऊपर पे इसको स्काईमेट सूखा घोषित कर सकता था कि सूखा पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट मॉनसून का फिलहाल दिखाई देगा। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम सूखे जैसी स्थितियां भी देख सकेंगे। बहरहाल, कम्युनिटी बोर्डरूम के अंदर में आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के अभी स्थितियां जो हैं शुक्रवार को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक के ऊपर पे छोड़ देनी चाहिए कि अमेरिका और ईरान क्या वहां पर अपनी डील्स को लेकर के टेबल पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अब इस पर भी प्रश्न उठने लगा है, क्योंकि पिछली बैठक जो होनी थी उसके अंदर तो वो नहीं बैठे थे और युद्ध शुरू हो गया था। क्या आने वाला कल शुक्रवार के दिन क्या ये दोनों देश आपसी तालमेल लेकर के बैठेंगे? दुनिया को इस जो जंगी माहौल है इसमें से निकालने के लिए दोनों एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये कल पता चलेगा। और उसके बाद ही सोमवार तक बाजारों का दृष्टिकोण समझ में आएगा कि बाजार का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आने के लिए और ये सारी तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 11 बजे। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।